अस्सलाम वालेकुम और नफ्सियात के इस तारुफी स्टडी गाइड में खुश आमदीद। ये ख़ास तौर पर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं और इस दिलचस्प मजमून की बुनियादी बातों को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम कुल 5 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नफ्सियात का आगाज़ कैसे हुआ, फिर इसके बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट को समझेंगे, उसके बाद जहन और जिस्म का आपस में क्या ताल्लुक है ये जानेंगे, फिर देखेंगे कि माहिरीन नफ्सियात रिसर्च कैसे करते हैं, और आखिर में बात होगी इंसान के बुनियादी महरुकात पर। चले फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है नफ्सियात की पैदाइश। देखें, ये मजमून कोई रातों रात नहीं बन गया, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, जो कदीम फ़लसफ़ियाना सवालात से शुरू होकर एक जदीद साइंस तक पहुंची हैं। अगर हम तारीख में पीछे जाएं तो नफ्सियात की जड़ें बहुत गहरी मिलती हैं। आप सोचें, 400 कब्ल मसीह में बुखरात यानी हिप्पोक्रेटिस जैसे यूनानी फ़लसफ़ी थे जिन्होंने पहली बार दिमाग और हमारे रवैये के बीच एक ताल्लुक कायम किया अपने ह्यूमर्स के नज़रिए से। फिर सदियां गुजरी और 1000 ईसी के आसपास इब्न सीना जैसे अजीम मुस्लिम मुफक्किरों ने जहन की मुख्तलिफ इक़साम पर बात की और जहनी सेहत के इलाज के लिए बड़े इंसानियत पर मबनी तस्वुरात पेश किए। और फिर 16वीं सदी में यूरोप में रेने डेकार्ट जैसे मुफक्कर आए जिन्होंने इंटरैक्टिव ड्यूलिज्म का नजरिया दिया, यानी जहन और जिस्म अलग तो हैं लेकिन एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। चलें अब जल्दी से इस सेक्शन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ जहन में ताज़ा रहे। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात तो ये कि नफ्सियात की शुरुआत फ़लसफ़े से हुई, जहां जहन और रूह पर सवालात उठाए गए। दूसरी अहम बात यह कि बुकरात जैसे यूनानी मुफक्किर ने सबसे पहले दिमाग को नफ्सियाती अमल से जोड़ा। फिर मुस्लिम फ़लसफ़ियों ने जहनी बीमारी के इलाज में इंसानियत का अंसर शामिल किया और नफ्स के दर्जात को एक्सप्लोर किया। और आखिर में डेकार्ट जैसे मुफक्किर ने जहन और जिस्म के मसले को एक साइंसी शक्ल दी, जिससे आगे की तहकीक का रास्ता खुला। अच्छा, अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी फ़िक्र के बड़े मकातिब या मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट। जब नफ्सियात एक साइंस के तौर पर उभर रही थी तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि भाई जहन को स्टडी कैसे किया जाए, और इसी सवाल के जवाब में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए जिन्हें हम स्कूल्स ऑफ थॉट कहते हैं। तो सबसे पहली बड़ी बहस हुई स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के दरमियान। एक तरफ थे स्ट्रक्चरलिस्ट्स जो कहते थे कि हमें शऊर को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई केमिस्ट किसी कंपाउंड को उसके अनासिर में तोड़ता है। उनका तरीका था इंट्रोस्पेक्शन, यानी लोगों से कहते थे कि वो अपने अंदरूनी ख्यालात और एहसासात को बयान करें। लेकिन दूसरी तरफ थे फंक्शनलिस्ट्स, जिनका सवाल ये नहीं था कि जहन क्या है, बल्कि ये था कि जहन क्या करता है, उसका मकसद क्या है, हमारे ख्यालात और रवैये हमें अपने माहौल में ढलने में कैसे मदद देते हैं। इसके बाद 2 और बड़े नाम सामने आए। एक था बिहेवियरिज्म। उनका कहना था कि भाई जहन के अंदर क्या चल रहा है इसे छोड़ो, हम सिर्फ उस रवैये पर फोकस करेंगे जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और नाप सकते हैं। उनके लिए सब कुछ माहौल और सीखने का नतीजा था। और फिर बिल्कुल इसके उलट आए सिगमंड फ्रॉइड अपने साइको एनालिसिस के साथ। फ्रॉइड ने कहा कि असल कहानी तो लाशऊर में है, यानी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। उनके मुताबिक हमारा रवैया हमारी उन छिपी हुई ख्वाहिशात, सोचों और यादों का नतीजा है जिनका हमें खुद भी इल्म नहीं होता, और इसी में आइड, ईगो और सुपर ईगो का मशहूर तस्वुर भी आता है। ठीक है, तो इन मकातिब फ़िक्र के जो बुनियादी आइडियाज़ हैं, आइए उनको समेटते हैं। तो खुलासा ये है कि हर स्कूल ऑफ थॉट ने इंसान को समझने का एक नया जाविया दिया। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म ने जहन के क्या और क्यों पर बहस शुरू की। बिहेवियरिज्म ने पूरी तवज्जो सिर्फ नजर आने वाले रवैये पर मरकूज कर दी, और साइको एनालिसिस ने तो एक इनकुलाबी ख्याल पेश किया कि हमारे आमाल के पीछे एक ताकतवर लाशऊल जहन काम कर रहा है। अच्छा, तो हमने जहन के बारे में थ्योरीज तो देख लीं, अब ज़रा उस मशीनरी पर भी नज़र डालते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। यानी हमारे रवैये की बायोलॉजिकल बेसिस क्या है। हमारा दिमाग, हमारे आसाब, हमारे खुद, यही तो वो हार्डवेयर है जो हमारी सोच और एहसासात को बनाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है एक नर्व सेल यानी न्यूरॉन। ये हमारे आसाबी निज़ाम की बिल्कुल बुनियादी ईंट है। समझ लें कि ये एक छोटा सा पैगाम पहुंचाने वाला है जो दिमाग से जिस्म के बाकी हिस्सों तक और वापस दिमाग तक मालूमात को बिजली की रफ्तार से पहुंचाता है। हमारी हर सोच, हर हरकत इसी की वजह से मुमकिन है। लेकिन जिस्म में पैगाम रसानी का एक और सिस्टम भी है। ये थोड़ा सुस्त है लेकिन बहुत अहम है, और इसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये बिजली के सिग्नल्स के बजाय केमिकल्स इस्तेमाल करता है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड
जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, फिर गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और गुर्दों के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड्स जो टेंशन या खतरे की सूरत में एड्रिनलिन जैसे हार्मोन्स खारिज करते हैं। चलें, अब जरा नफ्सियात की इन हयातियाती बुनियादों को भी जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हमारा रवैया दो बड़े सिस्टम्स पर चलता है। एक है हमारा तेज रफ्तार आसाबी निज़ाम जो बिजली के सिग्नल्स इस्तेमाल करता है, और दूसरा है हमारा थोड़ा सुस्त केमिकल वाला एंडोक्राइन निज़ाम जो हार्मोन्स के जरिए काम करता है, और ये दोनों मिलकर ही हमारे जहनी और जिस्मानी कामों को चलाते हैं। अच्छा जी, तो हमने ये तो जान लिया कि जहन कैसे काम करता है और इसकी बायोलॉजिकल बुनियादें क्या हैं, लेकिन सवाल ये है कि माहिरीन नफ्सियात ये सब कुछ पता कैसे लगाते हैं। तो अब हम अपने चौथे हिस्से में यही देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कैसे करते हैं। देखें, नफ्सियात को एक साइंस बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अंदाज़ों के बजाय साइंसी तरीकों से रवैये को समझा जाए। तो इसके लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो एक सवाल या रिसर्च प्रॉब्लम सामने आता है, फिर देखा जाता है कि इस मौजू पर पहले से क्या काम हो चुका है। उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, यानी एक ऐसी पेशगोई जिसे टेस्ट किया जा सके। फिर रिसर्च डिज़ाइन करके सर्वे या तजुर्बात के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाता है। इस डेटा का स्टैटिस्टिक्स के जरिए तज्जिया होता है, और आखिर में इन तज्जियों की बुनियाद पर नताइज अखज़ किए जाते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही था या नहीं। आइए इस साइंसी तरीके का भी एक मुख्तसर सा खुलासा देख लेते हैं। यहाँ याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि नफ्सियात एक साइंस है, और इसकी वजह यही साइंसी तरीकाकार है। ये एक मुनज़्ज़म कदम ब कदम चलने वाला अमल है, और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो भी नताइज सामने आएं वो किसी की ज़ाती राय या अंदाज़े पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर मबनी हों। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इंसान के बुनियादी मुहर्रिकात, यानी वो क्या चीज़ है जो हमारे रवैये को चलाती है। वो कौन सी अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें कोई भी काम करने पर मजबूर करती हैं। इस हवाले से हम दो बहुत मशहूर नज़रियात को देखेंगे। पहला नज़रिया है एब्राहम मैस्लो का। उन्होंने ज़रूरियात का एक पिरामिड पेश किया। उनके मुताबिक हम सबसे पहले अपनी बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करते हैं, जैसे भूख, प्यास और सर छुपाने की जगह। जब ये पूरी हो जाती हैं तो फिर हम हिफाजत और सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद मोहब्बत और ताल्लुक़ की ज़रूरत आती है, फिर इज़्ज़त नफ्स की, और जब ये सब सतहें पूरी हो जाती हैं तब इंसान अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ फ्राइड का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका मानना था कि हमारे महरुकात एक मुसलसल अंदरूनी जंग का नतीजा है। हमारे अंदर एक आइड है जो कहती है मुझे अभी इसी वक्त खुशी चाहिए, ये हमारी हैवानी जबलियत है। फिर है हमारा सुपर ईगो जो हमारे ज़मीर की तरह है, जो हमें अखलाकियात और माशरती उसूल सिखाता है, और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है ईगो जो हकीकत की दुनिया को देखते हुए इन दोनों में सुलह कराने की कोशिश करता है। चलें इन दो बड़े नज़रियात का भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमें क्या चीज़ मोटिवेट करती है। तो आज हमने नफ्सियात की बुनियादों का एक सफ़र तय किया, इसकी तारीख से लेकर रिसर्च के तरीकों तक और फिर महरिकात के नज़रियात तक। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए जिस पर ज़रूर सोचिएगा, कौन सा नज़रिया आपको ज़्यादा बेहतर लगता है अपने आप को समझने के लिए? क्या हम सब अपनी ज़रूरियात की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं जैसा कि मैस्लो ने कहा, या फिर हम अपने लाशऊरी तज़ादात और कश्मकश से लड़ रहे हैं जैसा कि फ्राइड ने बताया? इस सवाल पर गौर करना नफ्सियात को अपनी ज़िंदगी से जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है।